नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर है प्राचीन भारत की सोच की गहराइयों में, जहां हम उन विचारकों से मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें लॉजिक, मेडिटेशन और यहाँ तक कि बगावत की दुनिया में भी ले जाएगी। आखिर जिंदगी का असली मकसद क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं, है ना? पर प्राचीन भारतीय विचारकों के लिए ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। क्या असली खुशी पैसे में है या ताकत में, या फिर इसका जवाब कहीं और ही छिपा है? इस गहरे सवाल का जो पारंपरिक भारतीय जवाब है वो एक शब्द में मिलता है, मोक्ष। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक मंजिल है। मतलब जीवन, दुख और बार बार जन्म लेने के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। आज हम जितने भी अलग अलग फलसफों की बात करेंगे वो सब असल में इसी मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक ही सवाल ने इंडियन फिलॉसफी को दो बड़े हिस्सों में बांट दिया। फिर हम उन स्कूल्स को समझेंगे जो परंपरा के साथ चले, और उन बागी विचारधाराओं से भी मिलेंगे जिन्होंने नियमों को चुनौती दी। और आखिर में हम इस पूरे विचारों के महासागर पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन फिलॉसफी की ये जो पूरी इमारत खड़ी है वो असल में एक बहुत बड़ी बुनियादी असहमति की नींव पर टिकी है। ये असहमति थी एक प्राचीन और पवित्र ग्रंथ को लेकर, और इस पर अलग अलग राय ने सोच विचार की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। और वो बंटवारा बस इस एक सवाल पर हुआ, क्या कोई फिलॉसफी वेदों को, जो सबसे पुराने हिंदू ग्रंथ हैं, मोक्ष पाने के लिए सबसे बड़ा और आखिरी सच मानती है? जिन स्कूल्स ने कहा हाँ हम मानते हैं, वो कहलाए आस्तिक, और जिन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, वो कहलाए नास्तिक। इंडियन फिलॉसफी का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा डिवीजन है। तो पहले बात करते हैं आस्तिक स्कूल्स की। ये वो विचारधाराएं थी जो वेदों की अथॉरिटी को मानती थी और इन्हें पारंपरिक तौर पर मोक्ष तक पहुंचने के मेन रास्ते माना जाता था। इन सबको मिलाकर षड दर्शन यानी 6 दृष्टिकोण कहा जाता है। इन 6 स्कूलों को अक्सर 3 जोड़ियों में देखा जाता है। पहली जोड़ी सांख्य और योग, ये खुद को जानने और ध्यान की अंदरूनी यात्रा पर फोकस करते हैं। दूसरी न्याय और वैशेषिक, ये बाहरी दुनिया को समझने के लिए लॉजिक और फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जोड़ी मीमांसा और वेदांत, ये वेदों में बताए गए कर्मकांडों और परम सत्य की खोज से जुड़ी हैं। मतलब एक ही फ्रेमवर्क के अंदर भी सोच कितनी अलग अलग और कमाल की थी। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये बस कोई पुरानी धूल फांकती बातें थीं। जरा इन पर नजर तो डालिए। सांख्य का आइडिया कितना क्रांतिकारी था कि मोक्ष सिर्फ खुद को जानने से मिलेगा, किसी बाहरी देवता या पूजा पाठ से नहीं। वैशेषिक ने तो आज की साइंस से सदियों पहले ही एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। और योग ने हमें वो प्रैक्टिकल रास्ता दिया जिसकी प्रैक्टिस आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। ये थे नास्तिक स्कूल, यानी परंपरा के बागी। इन हिम्मती विचारकों ने वेदों की अथॉरिटी को एक सिरे से नकार दिया और मोक्ष तक पहुंचने के लिए अपने ही अक्सर बड़े चौंकाने वाले रास्ते बनाए। और इन बागियों में सबसे मशहूर थे चारवाक। इनकी फिलॉसफी बड़ी सीधी सादी और कई लोगों के लिए शॉकिंग थी। ये पक्के मटीरियलिस्ट थे। इनका सीधा सा हिसाब था, मौत के बाद कुछ नहीं है, तो जब तक जिंदा हो अपनी इंद्रियों से मिलने वाली खुशी ही असली मकसद है। इसी से उनका मशहूर सिद्धांत बना, खाओ पियो और मौज करो। चारवाक का वर्ल्ड व्यू एकदम साफ था। सच सिर्फ वो है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ 4 तत्व माने, आग, धरती, पानी और हवा। आकाश को उन्होंने नहीं माना क्योंकि उसे सीधे तौर पर अनुभव नहीं किया जा सकता। उनके लिए न कोई स्वर्ग था, न नरक, न ही कोई दूसरा जन्म। मौत ही आखिरी मंजिल थी। तो जाहिर है इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सुख पाना ही एकमात्र समझदारी थी। फिर आते हैं अज्ञान स्कूल के विचारक, जो अपने जमाने के अल्टीमेट स्केप्टिक्स थे। मतलब हर चीज पर शक करने वाले। वो सिर्फ धार्मिक सच पर ही नहीं बल्कि इस बात पर ही सवाल उठाते थे कि क्या हम सच में कुछ जान भी सकते हैं। उनका कहना था, अगर ज्ञान मिल भी जाए तो उसका मोक्ष से क्या लेना देना, इसलिए बेहतर है कि इन बहसों से दूर रहो और अनिश्चितता के साथ जीना सीखो। और आखिर में
एक और बहुत ही दिलचस्प नास्तिक स्कूल था, आजीवक। इनका पूरा फलसफा एक शब्द पर टिका था, नियति, जिसका सीधा सा मतलब है सब कुछ पहले से तय है, यानी किस्मत। और यहीं पर आजीवक बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। देखिए, लगभग सारी इंडियन फिलॉसफी कर्म के सिद्धांत को मानती है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन आजीवकों ने कहा बिल्कुल नहीं। उनका तर्क था कि सब कुछ, हमारा हर एक ख्याल, हर एक काम पहले से ही नियति ने तय कर रखा है। उनके हिसाब से हमारी आज़ाद मर्जी या फ्री विल बस एक धोखा है, एक इल्यूजन है। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना रैडिकल और चौंकाने वाला विचार रहा होगा। तो हमने कितने अलग अलग, कभी कभी तो एक दूसरे से एकदम उल्टे विचारों के समंदर में डुबकी लगाई है। चलिए जरा 1 मिनट रुककर देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। हमने आज कितने अलग अलग रास्ते देखे, कुल मिलाकर 9 बड़े फिलोसॉफिकल स्कूल। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि प्राचीन भारत में बौद्धिक ऊर्जा मतलब इंटेलेक्चुअल एनर्जी और सोच की विविधता कितनी जबरदस्त थी। और कमाल की बात यह है कि इन सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही सवाल था, जिंदगी का आखिरी मकसद क्या है। और ये स्पेक्ट्रम देखिए कितना बड़ा था। एक तरफ सख्त रस्म व रिवाज तो दूसरी तरफ खालिस लॉजिक, एक तरफ गहरा मेडिटेशन तो दूसरी तरफ खाओ पियो ऐश करो वाला मटीरियलिज्म। मतलब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर किस्मत के लिखे तक ऐसा लगता है जैसे इन विचारकों ने सोच की हर मुमकिन दिशा को खंगाल डाला था। और ये सब हमें आज के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब कोई योग करता है या कर्म की बात करता है, या फिर जब कोई कहता है कि बस यही एक जिंदगी है, इसे जी लो, तो अनजाने में ही वो हजारों साल पुरानी इन बहसों का हिस्सा बन रहा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन पुराने ख्यालों में से कौन से ख्याल आज भी हमारी जिंदगी पर, हमारी सोच पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। है ना एक दिलचस्प सवाल।